एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां किसी इंसान ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसे हमारी दुनिया सफलता मानती है। मतलब एक बहुत बड़ा घर या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सबसे ऊंचा पद। हाँ, एकदम। चमकती हुई गाड़ियां और बैंक अकाउंट में इतना पैसा कि आने वाली पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सके। बिल्कुल। दुनिया की नजर में तो उस इंसान ने जीवन की रेस जीत ही ली है ना? लेकिन जब रात को वो अकेला होता है तो अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। एक ऐसी गहरी थकावट जो सिर्फ सोने से दूर नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी एक असंतोष बना रहता है? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी मनोवैज्ञानिक उलझन को सुलझाने वाले हैं। और ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हाँ, हमारी आज की चर्चा का मुख्य स्रोत एक बेहद प्रभावशाली दस्तावेज है, द पर्पस बियॉन्ड सक्सेस, गिविंग बैक विद स्किल एंड विजडम। ये विचार इस बात पर केंद्रित है कि सच्ची सफलता केवल चीजें इकट्ठी करने पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल, बल्कि ये तो उस रास्ते की सिर्फ शुरुआत है। चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सफलता के आगे आखिर क्या है। इस खालीपन का जो कारण है ना, वो बहुत ही बुनियादी है। इंसान का दिमाग कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा अगली बड़ी चीज की तलाश में रहता है। अच्छा, तो ये कभी खत्म नहीं होता? नहीं, मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। मतलब एक ऐसी ट्रेडमिल जहां इंसान भागता तो बहुत तेज है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। हम डिग्रियां जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, अनुभव जमा करते हैं। एग्जैक्टली, ये एक्यूमुलेशन यानी सिर्फ संग्रह करना है। लेकिन जब हम सिर्फ अपने लिए चीजें जुटाने में पूरा जीवन लगा देते हैं तो एक समय के बाद वो खुशी देना बंद कर देती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। आज हम जिस विचार पर गहराई से बात कर रहे हैं वो हमें ये समझाता है कि इस ट्रेडमिल से उतरने का एकमात्र तरीका है योगदान, यानी कंट्रीब्यूशन की तरफ कदम बढ़ाना। अरे वाह! हाँ, और ये स्रोत सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि इसके पीछे के क्यों को बहुत तार्किक ढंग से खोलता है। संग्रह से योगदान की ओर जाने का ये जो वैचारिक बदलाव है ना, ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में एक ही बात डाली जाती है कि सुरक्षित रहो और चीजें अपने पास बचा कर रखो। सही बात है, हमेशा जमा करने की ही सीख मिलती है ना? लेकिन अगर हम इस बात की गहराई में जाएं कि असल में सच्ची सफलता को कैसे मापा जाए, तो वो इस बात से तय नहीं होती कि किसी ने कितना जमा किया है, बल्कि इससे तय होती है कि उसने समाज को वापस कितना दिया है। एग्जैक्टली। और यहाँ समाज को वापस देने का मतलब कोई दान या एहसान करना नहीं है। स्रोत में इसे ग्रैटिट्यूड एंड एक्शन यानी कर्मों के जरिए कृतज्ञता जताना कहा गया है। बिल्कुल, और मैं कहूंगी कि इस ग्रैटिट्यूड एंड एक्शन के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट कार्यप्रणाली काम करती है। वो कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी सफलताओं और अपने संसाधनों को सिर्फ अपने तक सीमित रखता है ना, तो वो ऊर्जा एक बंद तालाब की तरह हो जाती है, जो समय के साथ सड़ने लगती है। एकदम सही। इसके विपरीत कृतज्ञता जब कर्मों में बदलती है तो वो एक बहती हुई नदी की तरह हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ये। ये एक स्पष्ट संकेत है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में मिले अवसरों और अपने हुनर की असली कीमत को पहचान लिया है। जो कुछ भी सीखा गया है वो किसी तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि उसका असली उद्देश्य दूसरों को उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करना है। अगर मैं इसे आज के समय के एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझूं, तो ये किसी बैंक अकाउंट और एक बीज या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच के अंतर जैसा है। अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे? देखिए, बैंक अकाउंट में पैसा सिर्फ रखा रहता है जो केवल एक ही व्यक्ति के काम आता है। लेकिन अगर हम लिनक्स जैसे किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें, तो जब डेवलपर्स अपना कोड पूरी दुनिया के साथ साझा करते हैं तो क्या होता है? हाँ, दुनिया भर के लोग उस कोड को देखते हैं और उसमें सुधार करते हैं। बिल्कुल, और उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि कोई एक अकेला व्यक्ति वैसा कभी नहीं बना सकता था। ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? जब आप कुछ साझा करते हैं तो वो कम नहीं होता, बल्कि वो विकसित होता है। हाँ, क्योंकि ये सीधे तौर पर इस बात को समझाती है कि ज्ञान कैसे काम करता है। ज्ञान कोई स्थिर वस्तु नहीं है। सही कहा। जब बात योगदान की आती है तो अक्सर ये सवाल उठता है कि एक आम इंसान के पास ऐसा क्या है जो वो दूसरों को दे सकता है। हर किसी के पास करोड़ों रुपए तो नहीं होते ना देने के लिए। एग्जैक्टली। यहीं पर सबसे अहम बात सामने आती है कि किसी भी इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज है वो है उसका अपना हुनर, और ये हुनर रातों रात नहीं मिलता।
यहाँ आकर बात वाकई बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि जब दुनिया किसी सफल व्यक्ति को देखती है तो उसे सिर्फ उसका अंतिम परिणाम नजर आता है। हाँ, सिर्फ उसका पद या उसकी शोहरत दिखती है। बिल्कुल। लेकिन उस हुनर के पीछे की जो भट्टी है जिसमें वो व्यक्ति तपा है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। सही बात है। ये हुनर कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है। ये अनगिनत रातों की नींदें उड़ाने और लगातार अनुशासन में रहने से तैयार होता है। और बार बार असफल होने के बावजूद हार न मानने की जिद से भी। एकदम। ये अलग अलग अनुभवों से निखरा हुआ एक ऐसा हथियार है जो किसी इंसान की पूरी जीवन यात्रा का गवाह है। और ठीक इसी कारण से ये हुनर इतना विशिष्ट हो जाता है। जो ज्ञान या समझ ठोकरे खाकर और संघर्ष करके आती है, वो केवल कुछ किताबों में लिखी हुई जानकारी नहीं होते, वो एक जीवंत अनुभव होता है। क्या हम इसे एक तरह की धरोहर कह सकते हैं? बिल्कुल। इस वैचारिक यात्रा में इस अर्जित ज्ञान को एक दिव्य धरोहर के रूप में देखा गया है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई जादुई चीज है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि समाज के इतने सारे संसाधनों और अनुभवों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति को वो ज्ञान दिया है। इसीलिए वो ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर हमेशा के लिए रुक जाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके जरिए बहने के लिए है। इंसान को सिर्फ एक माध्यम बनना होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत स्वाभाविक सी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? मैं थोड़ा रुक कर ये पूछना चाहूंगा कि अगर किसी इंसान ने दिन रात एक करके अपनी निजी जिंदगी की खुशियों का बलिदान देकर कोई मुकाम हासिल किया है। हाँ, ये तो होता ही है। और जब वो संघर्ष कर रहा था तब कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तो वो ये क्यों ना सोचे कि ये हुनर सिर्फ मेरी खून पसीने की कमाई है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, मैं इसे किसी और को क्यों दूं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इंसान के अंदर जो एक बचाव की भावना होती है, वो उसे ऐसा सोचने पर मजबूर क्यों ना करे? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि उस इंसान का अपने संघर्ष पर गर्व करना पूरी तरह से जायज है। उस मेहनत पर उसका पूरा अधिकार है। लेकिन जब हम उस हुनर को सिर्फ अपनी जागीर मान लेते हैं तो हम उसके प्रभाव को बहुत छोटा कर देते हैं। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए एक वैज्ञानिक ने जीवन भर की मेहनत से कोई जीवन रक्षक दवा खोजी, लेकिन वो उस फॉर्मूले को अपने तक ही सीमित रखें, तो उस खोज का क्या फायदा? हाँ, बात तो सही है। किसी की जान तो बचेगी नहीं। एग्जैक्टली। दुनिया को उस विशिष्ट अनुभव की बहुत सख्त जरूरत है। अगर वो ज्ञान उस इंसान के साथ ही खत्म हो गया तो वो पूरी मेहनत, वो पूरा संघर्ष समाज के किसी बड़े काम नहीं आ सका। मतलब वो धरोहर वही दफन हो गई। बिल्कुल। तो हम एक माध्यम हैं और वो हुनर एक ऐसा संसाधन है जिसका असली मूल्य तब तय होता है जब वो दूसरों तक पहुंचता है। सही कहा। और अगर हम ये मान लें कि हमारा ज्ञान एक धरोहर है जिसे आगे बढ़ाना है, तो जमीनी स्तर पर इसका आखिर क्या असर होता है? इसका असर बहुत बड़ा होता है, जिसे मापना भी मुश्किल है। यहाँ से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार जन्म लेता है जिसे हम रिपल इफेक्ट यानी लहरों जैसा असर कह सकते हैं। हाँ, रिपल इफेक्ट। अकेले जमा किया गया ज्ञान सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाता है, लेकिन बांटा गया ज्ञान एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करता है जो रुकती नहीं है। इस रिपल इफेक्ट को समझने के लिए फादर जेम्स केलर का एक बहुत ही सुंदर और तार्किक उदाहरण है। अच्छा, क्या है वो? उन्होंने कहा था कि एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाने में अपना कुछ नहीं खोती। अरे वाह, बहुत गहरी बात है ये। है ना? भौतिक विज्ञान के नजरिए से भी देखें तो जब एक मोमबत्ती दूसरी को जलाती है तो उसकी अपनी लौ कम नहीं होती, बल्कि कमरे में कुल रोशनी दोगुनी हो जाती है। बिल्कुल सही। ज्ञान बांटने का विज्ञान भी यही है। जब कोई अनुभवी व्यक्ति किसी युवा को मेंटोर करता है तो वो युवा केवल उस एक इंसान से नहीं सीखता। हाँ, बल्कि वो उस ज्ञान को आगे अपने करियर में 10 और लोगों के साथ साझा करता है। बिल्कुल। और ये प्रभाव पीढ़ियों तक चलता रहता है। और ये प्रभाव बहुत ही ठोस और जमीनी होता है। उदाहरण के लिए, किसी की सही समय पर की गई एक छोटी सी मदद किसी का पूरा करियर बदल सकती है। एकदम सही बात है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में हो और उसे चारों तरफ सिर्फ निराशा दिख रही हो, तब किसी अनुभवी इंसान के सिर्फ 10 मिनट के संवाद से उसमें एक नई उम्मीद जाग सकती है। हाँ, वो 10 मिनट उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा असर होता है वो है दूसरों को असफल होने से बचाना। वो कैसे? अगर किसी ने एक गड्ढे में गिरकर चोट खाई है और वो पीछे आने वाले लोगों को बता दे कि भाई उस रास्ते पर मत जाना, वहां गड्ढा है, तो उसने कितने लोगों का समय और ऊर्जा बचा ली। ये दूसरों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। बिल्कुल।
इस पूरे विचार को अगर हम समाज के एक बड़े ढांचे में रखकर देखें तो ये मुकाबला बनाम योगदान के एक बहुत बड़े द्वंद्व को सुलझाता है। हम जिस व्यवस्था में रहते हैं वो हमें हमेशा मुकाबला करना ही सिखाती हैं। हाँ, कि दूसरे से बेहतर कैसे बने या किसी को पीछे कैसे छोड़ें। मुकाबला मूल रूप से असुरक्षा पर आधारित होता है। सही कहा। ये सिर्फ एक व्यक्ति को खड़ा करता है, लेकिन जब फोकस योगदान पर आ जाता है तो वो असुरक्षा ही खत्म हो जाती है। क्या बात है। योगदान एक ऐसे मजबूत समुदाय का निर्माण करता है जहां लोग एक दूसरे को खींचकर नीचे नहीं गिराते बल्कि एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। ये सोचने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देने वाली बात है। बिल्कुल। हमें अपनी डिफॉल्ट सोच को मैं कैसे जीतूं से बदलकर मैं कैसे सेवा करूं पर लाना होगा। हाँ, और जब इंसान मैं कैसे सेवा करूं के बारे में सोचता है तब वह सिर्फ सफल नहीं रह जाता बल्कि वो सार्थक हो जाता है। सिग्निफिकेंट हो जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। कैसा पैराडॉक्स? इंसान का सामान्य तर्क कहता है कि अगर हम अपना समय और अपना ज्ञान दूसरों को देंगे तो हमारे पास इन चीजों की कमी हो जाएगी। हाँ, ये तो स्वाभाविक सी सोच है। लेकिन असलियत में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। ज्ञान और सेवा के मामले में नियम ये है कि देने वाले की ही सबसे बड़ी जीत होती है। अच्छा। व्यक्ति जितना अपना समय और अनुभव दूसरों के साथ बांटता है वो भीतर से उतना ही ज्यादा अमीर और संतुष्ट होता जाता है। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? आखिर किसी चीज को देने से हमारी अपनी समृद्धि कैसे बढ़ सकती है? मैं बता रही थी ना, इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण काम करते हैं। सबसे पहली बात, जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो ये उसे एक गहरे उद्देश्य से जोड़ता है, एक बड़े पर्पस से, जिसका असर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। सही बात है। दूसरी बात, ये उसकी पहचान को मजबूत करता है। हम अक्सर अपनी पहचान अपनी नौकरी के पद या बैंक बैलेंस से जोड़ लेते हैं जो कभी भी छिन सकता है। ये तो बहुत बड़ा डर होता है लोगों में। बिल्कुल। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी के लिए एक मार्गदर्शक बनता है तो उसकी वो पहचान कभी खत्म नहीं होती। और तीसरी बात, निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी काम इंसान को वो सच्ची आंतरिक शांति देता है जो किसी भी महंगी चीज को खरीदने से कभी नहीं मिल सकती। ये मानव विकास का हिस्सा है कि हम एक समुदाय के रूप में एक दूसरे का सहयोग करके ही सबसे ज्यादा सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। एग्जैक्टली। इस पूरी चर्चा में जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है वो है विरासत या लिगेसी का विचार। हाँ, लिगेसी बहुत बड़ा शब्द है। विरासत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी इमारतें या जीते हुए ढेरों अवार्ड्स की तस्वीरें आने लगती हैं। हमें लगता है कि हमारे जाने के बाद लोग हमारी संपत्ति से हमें याद रखेंगे, है ना? लेकिन हकीकत यह है कि भौतिक चीजें समय के साथ धूल खा जाती हैं, कंपनियों के टाइटल्स बदल जाते हैं। सही कहा आपने। सच्ची विरासत वो नहीं है जो कोई इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है, बल्कि वो है जो वो दूसरों के भीतर गढ़कर जाता है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो असल विरासत किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया वो आत्मविश्वास है जो उसने किसी डरे हुए युवा के भीतर जगाया था। वो ज्ञान है जो उसने किसी को दिया था। कोई भी अवार्ड या मेडल किसी इंसान के जीवन को उस तरह नहीं बदल सकता जिस तरह एक मेंटर की दी हुई सीख बदल सकती है। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी विरासत इस बात में नहीं छुपती कि किसी ने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात में जिंदा रहती है कि उसने दूसरों को कुछ हासिल करने के लिए कितना सशक्त और प्रेरित किया। ये सब सुनने में बहुत ही आदर्शवादी और प्रेरणादायक लगता है, लेकिन और यहाँ एक बड़ा लेकिन खड़ा होता है। हाँ, बताइए। हर इंसान कोई बहुत बड़ा उद्योगपति या अरबपति तो नहीं है। हाँ। एक आम इंसान जो सुबह 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, जो अभी खुद अपने करियर के बीच में संघर्ष कर रहा है। हाँ, जो अपनी EMI भर रहा है। बिल्कुल। वो अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये सब कैसे कर सकता है? क्या ये योगदान देना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से सेट हो चुके हैं? ये सवाल बहुत ही व्यावहारिक है और अक्सर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। हाँ। उन्हें लगता है कि गिविंग बैक के लिए बहुत सारा पैसा या बहुत सारा खाली समय चाहिए, लेकिन हकीकत में समाज को वापस देने के लिए किसी अपार धन की नहीं, बल्कि सिर्फ एक इच्छा शक्ति और सही नीयत की जरूरत होती है। अच्छा। इसके बहुत ही साधारण लेकिन बेहद असरदार तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। जैसे कि? सबसे पहला और आसान तरीका है नई पीढ़ी को मेंटर करना। तो वो उस व्यक्ति को गाइड कर सकता है जो आज अपना पहला दिन शुरू कर रहा है। उसे केवल थोड़ा सा समय
और दिशा देने की जरूरत है। बिल्कुल। और एक तरीका जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत लगता है वो है अपनी असफलताओं से मिली सीख को साझा करना। ये तो बहुत ही जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर या दफ्तरों में सिर्फ अपनी सफलताओं का बखान करते हैं कि मैंने ये डील क्रैक कर ली या मुझे ये प्रमोशन मिल गया। हाँ, और अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं। एकदम। जरा सोचिए, अगर एक बहुत ही अनुभवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने जूनियर के साथ चाय पीते हुए ये बताए कि जब मैं तुम्हारे जितना अनुभवहीन था तो मैंने एक बार गलती से कंपनी का पूरा प्रोडक्शन सर्वर डाउन कर दिया था। अरे बाप रे! और फिर मैंने उस गलती से ये सीखा, तो इसका क्या असर होगा? बहुत गहरा असर होगा। वो उस जूनियर के दिमाग से फेल होने का जो एक डर है उसे हमेशा के लिए निकाल देता है। वो उसे एक सुरक्षित माहौल देता है। बिल्कुल। अपनी असफलताओं को एक सीखने के टूल की तरह दूसरों के सामने रखना शायद सबसे बड़ी मदद है। इसके अलावा जो लोग थोड़ा समय निकाल सकते हैं वे गैर लाभकारी संस्थाओं में अपनी विशेषज्ञता बिल्कुल मुफ्त में दे सकते हैं। वगैरह में। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो महीने में सिर्फ कुछ घंटे निकालकर किसी छोटे से अनाथालय के अकाउंट्स व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो किसी अच्छे सामाजिक अभियान के लिए मुफ्त में एक पोस्टर डिजाइन कर सकता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि योगदान का दायरा बहुत बड़ा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि लोगों का मार्गदर्शन बिना किसी स्वार्थ या वापसी की उम्मीद की किया जाए। बिल्कुल, बिना किसी उम्मीद के। जब कोई इंसान बिना ये सोचे मदद करता है कि बदले में ये इंसान भविष्य में मेरे क्या काम आ सकता है, तब उस मदद का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। छोटे छोटे लेकिन लगातार और निस्वार्थ भाव से किए गए ये प्रयास आखिरकार समाज में एक बहुत बड़ा और असाधारण बदलाव ला सकते हैं। सही कहा। आखिरकार जीवन में जो भी सफलता हमें मिलती है वो हमारे अकेले की नहीं होती, उसमें अनगिनत लोगों का और समाज का योगदान होता है। बिल्कुल। जब हम अपनी समझ और अपने हुनर को वापस समाज में प्रवाहित करते हैं तो हम बस उस चक्र को पूरा कर रहे होते हैं, हम उस कर्ज को उतार रहे होते हैं जो ज्ञान के रूप में हमें मिला है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने वाकई एक बहुत ही गहराई वाले सफर को तय किया। हाँ, काफी कुछ समझने को मिला। हमने ये समझा कि कैसे सफलता यानी जो कुछ हमने अपने लिए जमा किया है से आगे बढ़कर सार्थकता यानी जो कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं तक का रास्ता तय किया जाता है। कैसे हमारी अपनी मेहनत और संघर्ष से कमाए गए हुनर किसी और के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बन सकते हैं। और ये भी कि ज्ञान बांटने से कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों में हो रहे सकारात्मक बदलावों के रूप में मिलता है। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी बात पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि कल सुबह किसी इंसान के सारे प्रोफेशनल टाइटल्स, उसकी दीवार पर टंगी सारी डिग्रियां और उसका पूरा बैंक बैलेंस अचानक से गायब हो जाएं। फिर क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो क्या उस इंसान के आसपास ऐसे लोग बचेंगे जो सीना ठोक कर ये कह सकें कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो इसलिए हूं क्योंकि इन्होंने मुझे वो सही रास्ता दिखाया था? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? अपना रेज्यूमे ऑफ अचीवमेंट्स यानी सफलताओं का बायोडेटा तो दुनिया में हर इंसान बनाता है, दिन रात उसी में लगा रहता है। बिल्कुल। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि एक रेज्यूमे ऑफ कंट्रीब्यूशंस यानी योगदान का बायोडेटा भी बनाया जाए? सोचिएगा जरूर।